नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख जरूर लीजिएगा। देखिए, हम और आप यहाँ इसीलिए जुटे हैं ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन करा सकूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और आपका काम, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है कि आप उन क्वेश्चंस को लिख लें और क्लास के बाद उनको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करना है आज के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके पास बॉर्डर बैच भी है, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुनीत सर आपको यहाँ मैथ, निखिल सर रीजनिंग, अश्विनी सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं, और विकास सर आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाने वाले हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? कह रहा है जो मौसमी बेरोजगारी है, जो मौसम के साथ बेरोजगारी आती है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। जैसे साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ये एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या मौसमी बेरोजगारी है। यदि एक क्षेत्र में 4 लोगों की आवश्यकता है और 7 कार्यरत हैं, तो ऐसे में 3 लोग मौसम बेरोजगार या मौसमी बेरोजगार कहलाएंगे। ये भी फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। बेसिकली ये कहलाती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसका एक और नाम है और वो है छिपी हुई बेरोजगारी। जो लोग कृषि पर निर्भर नहीं हैं, वे आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं। ऐसा नहीं है, कृषि वाले लोग भी हैं, वो भी इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते ही हैं। यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती है। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है, वो पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। कैसी? वो पाई जाती है आपकी शिक्षित बेरोजगारी। क्या पाई जाती है? ये पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, ये याद रखिए। इसका मतलब है, देखो, जैसे किसान है, ये इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ये। जैसे किसान है, किसान ने फसल, जैसे खेत जोता, फसल बोई, फसल बोने के बाद उसको सींचा, जब फसल पकने की ओर आ गई, उसके बाद से लेके मान लो जब तक पकी, जब तक कटी, तब तक वो किसान के पास काम था। अब दूसरी फसल बोने के लिए मान लो 1 महीने का गैप है, सवा महीने का गैप है। अब इस बीच में वो कुछ काम नहीं कर रहा है ना, बेरोजगार है। मान लो जो फसल है वो इतनी हो चुकी है कि अब उसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, अब बस उसके पकने का इंतजार करना है। वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसके पास कोई काम नहीं होता। ये जो है इसे बोलते हैं आपका सीजनल बेरोजगारी, या इसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तीसरा ये क्या है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से कारक बाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? बाष्पीकरण कैसे होता है? बाष्पीकरण का मतलब है आपका सतह पर पानी है, सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं, और सूरज का ताप इतना है कि धीरे धीरे जो पानी है वो बाष्पित होके, मतलब जो जल है, जो द्रव है, वो गैस अवस्था में बदल के जो है उड़ जा रहा है। ये होता है आपका बाष्पीकरण की दर, मतलब इसे कहते हैं बाष्पीकरण। ठीक है, अब इसकी दर को बढ़ा कैसे सकते हैं? अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, ठीक है, और जो प्रकाश पड़ रहा है वो ज्यादा क्षेत्र में पड़े, तब इसमें वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और आर्द्रता में, मान लो कोई हवा चल रही है, जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है और हवा चल रही है ठंडी, मतलब हवा में नमी है, तो ऐसे में इसका बाष्पीकरण होगा लेकिन लेट होगा। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें है वो इस पर इफेक्ट डालेंगी, सूरज की किरणें आएंगी, बीच में हवा है, मतलब है ना, कि जैसे आप कई बार आपने देखा होगा सूरज की किरण आप पे पड़ रही है और हवा ठंडी चल रही है, तो सूरज की किरण आपको मालूम नहीं पड़ती, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, सूरज की किरण पड़ेगी लेकिन उसका उतना जो है असर इस पर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? इससे भी जो है, अगर नमी की अधिकता रहेगी तो बाष्पीकरण में दिक्कत होगी, लेकिन अगर नमी की अधिकता नहीं रहती, तब जो है क्या हो जाएगा, तब अगर आर्द्रता की कमी होती है, नमी की कमी होती है, तब क्या होगा? तब जो है वो बाष्पीकरण की दर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर दोनों ही सही है। यहाँ क्या है? यहाँ पर दोनों ही सही हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से किसे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म पुरस्कार जीता? फराह खान, रेमो डिसूजा, बास्को सीजर और गणेश आचार्य। इनमें से कौन है जिन्होंने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीता है? और ये सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा में जो है जो गीत था दिल बेचारा, जो शीर्षक था, जो टाइटल सॉन्ग था, उसकी कोरियोग्राफी इन्होंने की थी और इसके लिए जो है इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफी का क्या मिला है? अवार्ड मिला है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फराह खान के बारे में। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं फराह खान के बारे में। याद रखना, एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। मंडप, गर्भगृह, वाहन और विमान। इन अ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल द माउंटेन शेप्ड पीक विच मे बी शेप्ड लाइक अ पिरामिड टावर इज कॉल्ड। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में ना पिरामिड की आकार की जो शीर्ष है, अगर वो इस आकार में देखने को मिलता है ना, और ये मोस्टली देखने को मिलता है कहाँ पर? ये मोस्टली देखने को मिलता है आपके दक्षिण में। हाँ, ये मोस्टली जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये देखने को मिलेगा आपको दक्षिण के जो मंदिर हैं इनमें, इस तरह का दक्षिण के मंदिर है। यानी कि ये जो शैली है ये कहलाती है आपकी द्रविड़ शैली। ये जो शैली है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी द्रविड़ शैली। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विमान। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका विमान। ये याद रखना। मंडप है आपका हॉल। जब आप मंदिर की ओर एंट्री करते हैं, बीच में एक बड़ा सा हॉल लगा होता है, चारों तरफ पिलर, बीच में हॉल है। मतलब आप ऐसा नहीं कि सीढ़ियां चढ़ते ही सीधे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, बीच में ना हॉल होता है। उस हॉल को पास करने के बाद जब आप ईश्वर के पास जाते हैं तो जो मेन बिल्डिंग है जिसमें जो है ईश्वर को प्रतिस्थापित किया गया वो कहलाता है गर्भगृह। और जो बिल्डिंग है, जो बीच का जो हॉल है, इसको कहा जाता है आपका मंडप। क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है आपका मंडप। ये याद रखना। आगे देखो, अप्रैल 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ सीमा लगाता है? देखो, अगर हम बात करें, है ना, इसकी, है ना, ये मान लो, है ना, लद्दाख कहाँ है? लद्दाख है ये। ठीक है, ये रह गया आपका जम्मू कश्मीर। अब देखो, यहां पर जो सीमा है ये तो लगती है अफगानिस्तान, और ये जो सीमा है ये किससे लगती है? जम्मू कश्मीर और श्रीलंका, और सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के साथ पाकिस्तान की। ठीक है, तो कौन सा पड़ोसी देश है जो लद्दाख के साथ सीमा लगाता है? ये लगाता है पाकिस्तान। इसके अलावा अगर और कोई देश है जो इसके साथ सीमा लगाता है तो वो है अफगानिस्तान। ठीक, और चाइना। चाइना कहाँ लगाता है? चाइना यहाँ लगाता है। ठीक है, चाइना जो है ये इस एरिया में जो है, चाइना जो है क्या करता है? लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ये याद रखिए, तिब्बत की सीमा लगती ही है। तिब्बत जो है उस पर कब्जा है किसका? चाइना का। तो जाहिर सी बात है चाइना का जो है उसकी सीमा तो लगेगी, है ना। तो चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और आपका पाकिस्तान हो गया। और क्या हो गया? और हो गया आपका पाकिस्तान। इनके साथ जो है सीमा लगती है। ये याद रखना। आगे देखें, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग फिल इन द ब्लैंक वर्ष पहले शुरू हुई थी। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिक स्टार्ट्स अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ईयर अगो 1500, 300 ईयर, 1000 ईयर, 2500, है ना। महापाषाणों को खड़ा मतलब जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनको खड़ा, जैसे आपने कई बार एक इमेज सी देखी होगी, बड़े बड़े पत्थर जो है वो खड़े हैं, अब इनके ऊपर यहाँ भी पत्थर रखे हुए। ठीक है, इस तरह की प्रथा जो है ये शुरू की गई थी। या इनमें से कितने साल पहले ये प्रथा जो है शुरू हुई है वो आपको बताना है। 1500, 3000, 1000 और 2500। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि 3000। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि 3000। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? देखो, पंचप्रयाग है उत्तराखंड में ना, पंचप्रयाग है। ठीक है, पंचप्रयाग में एक है आपका कर्णप्रयाग, एक है आपका रुद्रप्रयाग, एक है आपका अ, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अगर देवप्रयाग के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा जो देवप्रयाग है
यहाँ पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यहाँ मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी? यहाँ मिलती हैं आपकी भागीरथी और अलकनंदा, ये याद रखिएगा। कौन कौन सी नदियां? भागीरथी और अलकनंदा जो है ये यहाँ पर मिलती हैं, ये याद रखना, ठीक। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलने के बाद क्या बनती है? दोनों मिलने के बाद बनती है गंगा। दोनों मिलने के बाद क्या बनती है? दोनों मिलने के बाद जो बनती हैं वो होती है गंगा, ये याद रखिएगा। आगे, रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? प्रेयरीज, अमेजन, स्टेपीज, कांगो। इन रसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट ग्रासलैंड? रसिया में इनमें से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान देखने को मिलता है? प्रेयरीज, अमेजन, स्टेपीज और कांगो। इसके लिए अगर मैं सही बात बताऊं तो जो समशीतोष्ण घास का मैदान है रसिया में, ये होता है आपका स्टेपीज, ये याद रखना। क्या? स्टेपीज कहते हैं इसे, ये याद रखिएगा। अमेजन बेसिन पाया जाता है आपका साउथ अमेरिका में। प्रेयरीज आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। प्रेयरीज घास का मैदान जो है ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेजन एक वन है, एक बेसिन है, ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। स्टेपी जो है ये आपको मिलेगा रसिया में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। आगे, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे संबंधित है चिट्टी बाबू? सितार, संतूर, बीड़ा और गिटार। देखो, बीड़ा जो है ये तीन तरह का, एक तो नॉर्मल बीड़ा है, ठीक है। नॉर्मल बीड़ा के अलावा जैसे अगर मैं तीन प्रकार देखूं तो एक तो है बीड़ा, एक है रुद्र बीड़ा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मोहन बीड़ा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहन बीड़ा। अच्छा, मोहन बीड़ा के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा पंडित विश्व मोहन, ये इससे संबंधित है। साथ में ये इसके आविष्कारक भी हैं। क्या है? ये इसके आविष्कारक भी हैं और साथ में जो है क्या है, एक तो याद रखिएगा ये आविष्कारक है, साथ में जो है मोहन वीणा जो है ये पंडित विश्व मोहन जो है ये इसके कलाकार और आविष्कारक दोनों हैं। रुद्र वीणा के बारे में मैं बात करूं तो याद रखिएगा असद अली खान इससे संबंधित है। क्या? असद अली खान जो है ये इससे संबंधित है, ये याद रखना। वीणा से संबंधित है चिट्टी बाबू। चिट्टी बाबू के अलावा याद रखिएगा दोरई स्वामी अयंगर। क्या? इसके अलावा याद रखिएगा दोरई स्वामी अयंगर, दोरई स्वामी अयंगर, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे, 2021 की जनगणना के प्रायोजन हेतु फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष में और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझाने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। इनमें से कौन सा है जो किस उम्र से अधिक का व्यक्ति जो है वो साक्षर माना जाएगा? 6, 7, 9 और 5। फॉर द पर्पज ऑफ 2021 सेंसस अ पर्सन एज्ड फिल इन द ब्लैंक्स ईयर्स एंड अबव who can read and write fluently in any language was considered literate, है ना। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7 साल। 7 या 7 से अधिक, क्या हो जाएगा? 7 या 7 से अधिक जो उम्र का व्यक्ति अगर वो लिख और पढ़ सकता है तो उसको साक्षर मानेंगे। 2011 की जनगणना के, है ना। किसकी? 2011 की या 2011 मान लो, 2021 मान लो, दोनों ही, मतलब 2011 में भी यही था। 2021 में अगर जनगणना होती तो इसमें लिखा ना प्रयोजन पर्पज, 2021 में पर्पजफुली अगर देखा जाए तो किसको साक्षर मानने की बात की गई है, तो वो व्यक्ति जो 7 साल का है और 7 साल से अधिक का है और पढ़ लिख सकता है तो वो साक्षर है। क्या है? साक्षर है। साक्षर और जागरूक में अंतर होता है। जागरूक होता है बेसिकली जानकार, साक्षर होता है जो पढ़ा लिखा हो, है ना। साक्षर हो जाएगा पढ़ा लिखा और जागरूक मतलब जानकार। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जागरूक हो सकता है और एक पढ़ा लिखा आदमी जागरूक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, तो ये याद रखना। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? खावला बिनता अल अजबर, खदीजा, रजिया सुल्तान और नुसाइबा बिन्त काबा। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? भारत की ओनली फीमेल रूलर कौन सी है इनमें से जो क्या है, जो गद्दी पर बैठी है, जो शासन कर रही है? देखो, ना इवन मध्यकाल की है, इससे पहले भी जो महिलाएं हैं उन्होंने भारत में राज किया है, पर वो डायरेक्ट गद्दी पर नहीं बैठी। कश्मीर में दिद्दा बैठी थी, उसके अलावा उत्तर भारत में देखी जाए तो शायद ही कोई नहीं है जो उन्होंने अपने पुत्रों को गद्दी पर बिठाया है और संरक्षिका के रूप में काम किया। मतलब
पर्दे के पीछे से रह के उन्होंने काम किया है, लेकिन अगर आप कहो कि सीधे उन्होंने वो गद्दी पर बैठ गई तो ऐसा नहीं था। ऐसा करने वाली रजिया सुल्तान पहली जो शासिका है या पहली मुस्लिम शासिका है, ये याद रखना। ठीक। इसके अलावा याद रखना, रजिया सुल्तान सिर्फ गद्दी पर ही नहीं बैठी, इसने पुरुषों की वेशभूषा में दरबार में आना शुरू किया था, चोगा पहन के, है ना। जो पर्दा प्रथा थी उसको त्याग कर, पर्दा प्रथा हटा के, जो मुंह ढक के रहा जाता था उसको छोड़कर, उसके अलावा जो है ये गद्दी पर आकर बैठी थी, ये याद रखना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, जहीर खान। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनमें से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखिएगा ये लिखी गई है आपकी युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसी तरह से क्रिकेट से संबंधित कुछ पुस्तकें, जैसे एक है आपकी प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की है। ठीक। इसके अलावा एक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की है, ये याद रखिएगा। ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की है। इसकी? कपिल देव की है, ये याद रखिएगा। ठीक है। ये क्रिकेट से संबंधित कुछ क्या है, कुछ जीवनी है जो आपके एग्जाम में आती है और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आगे, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रेज के बीच दूरी कितनी है? जैसे ये है स्टंप, ठीक है। इसके बाद यहाँ खड़ा होकर खेलता है खिलाड़ी, खिलाड़ी जो है वो यहाँ खड़े होकर खेलता है। इसकी बीच की जो दूरी है वो कितनी है? इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टंप एंड द पॉपिंग क्रीज एट द सेम एंड ऑफ द क्रिकेट पिच? क्या हो जाएगा वो पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, तो ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये क्या है? ये हो जाएगी 1.22 मीटर। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 1.22 मीटर, ये याद रखना। ठीक। आगे देखें, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है। किसकी? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या लावणी? फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज अ ट्रेंड फिल इन द ब्लैंक डांसर। ओडिसी डांसर, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या लावणी? अच्छा, लावड़ी के बारे में याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र से संबंधित है और लोक नृत्य है। क्या है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है और लोक नृत्य है। इन तीनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये शास्त्रीय नृत्य है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य, ये याद रखिएगा। ठीक। आ, एक प्रशिक्षित नर्तकी इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भरतनाट्यम। जो हेमा मालिनी है वो इसी से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, पंकज चरण दास, ये जो है ये ओडिसी से संबंधित है। ठीक है। कुचिपुड़ी के कुछ नर्तक अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, जैसे अरुणिमा कुमार, है ना। जैसे एक नाम है आपका अरुणिमा कुमार। ठीक। इसके अलावा एक नाम है स्वप्न सुंदरी। ठीक। इसके अलावा एक हो जाएगा शोभा नायडू। ये तीनों जो है कुचिपुड़ी से संबंधित, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? ये तीनों कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, ये याद रखिए। ठीक। 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? हैदर अली, मुर्शीद कुली, जफर खान, निजामुल मुल्क और बाजीराव? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761? 1761 में जो मैसूर का शासक बना वो इनमें से कौन बना? ये बना आपका हैदर अली। कौन बना? हैदर अली, याद रखिएगा। इसी ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, कहां पर? डिंडीगुल में। कहां पर? डिंडीगुल में, ये याद रखिएगा। किसकी सहायता से की थी? तो सहायता ली थी इसने फ्रांसीसियों की। किसकी सहायता ली थी इसने? फ्रांसीसियों की, ये याद रखिए। किसकी सहायता ली थी? फ्रांसीसियों की सहायता जो है वो इसने ली थी, ये याद रखिए। आगे देखो, क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, अमित शाह? क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ?
किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड। ठीक है। इसके अलावा आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं। ये आत्मकथा किसने लिखी है, या ये जो पुस्तक है ये किसकी है? क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आयुष्मान खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड। मैं मसीहा नहीं हूं, आई एम नॉट मसीहा, ये लिखी है सोनू सूद ने। किसने? ये पुस्तक लिखी गई है सोनू सूद के द्वारा। बॉलीवुड की और भी पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ ये किसके साथ है? तो याद रखिएगा, जो रोमांसिंग विद लाइफ है ये बुक है देव आनंद की। किसकी? देव आनंद की बुक है। एक बुक है आपकी खुल्लम खुल्ला। क्या है? एक हो जाएगी आपकी खुल्लम खुल्ला। अगर मैं खुल्लम खुल्ला के बारे में बात करूं तो ये है ऋषि कपूर की। किसकी? ये हो जाएगी बुक, ये ऋषि कपूर की बुक है, तो ये याद रखिए। किसकी बुक है? ये बुक है ऋषि कपूर की। ठीक है, कौन सी? खुल्लम खुल्ला। ठीक। आगे देखो, संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को क्या कहते हैं? जो सत्र है वो उसका सत्रावसान हो गया है, और जब जो सत्र है वो दोबारा से जब बनेगा, मतलब जैसे ये एक सत्र 3 महीने का, 3 महीने इसके कंप्लीट हो गए और इसके बाद इसका सत्रावसान हो गया। एक नया जो सत्रावसान है वो इस डेट से चालू होगा, तो इसके बीच का जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं? मध्यावकाश, विघटन, स्थगन या कटौती प्रस्ताव। द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द न्यू सेशन इज कॉल्ड। इसको कहेंगे क्या? है ना, ये जो बीच का समय पीरियड होता है, ये जो एक टाइम काल होता है, इसको क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। तो अगर बात की जाए इसको कहते क्या है, तो इसको कहा जाता है मध्यावकाश। क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है आपका मध्यावकाश। ये याद रखना। क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा आपका मध्य अवकाश या मध्यावकाश। ठीक है। अच्छा, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को फिल इन द ब्लैंक्स रूप में जाना जाता है। देखो, जब मानसून आ रहा होता है जून में, उससे पहले वर्षा होती है, केरल में भी और कर्नाटक में भी। इसको किस वर्षा के रूप में जानते हैं? चाय की वर्षा, केले की वर्षा, अंगूर की वर्षा या आम्र वर्षा। प्री मानसून रेन इन केरला एंड कर्नाटका इज नोन एज। केरल और कर्नाटक जो है इसको किस रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसको जाना जाता है आपका आम्र वर्षा के रूप में। किसके रूप में? इसको जाना जाता है आपका आम्र वर्षा के रूप में। ये याद रखिएगा। ठीक। अच्छा देखो, मानसून आता है तो सबसे पहले केरल को हिट करता है। जब मानसून आता है तो सबसे पहले केरल को हिट करता है, जब मानसून आ रहा होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में, सबसे पहले भारत में जब एंटर करता है। ठीक है। जब लौट रहा होता है मानसून, तो लौटते टाइम ये जो है ये कोरोमंडल तट, यहां पर वर्षा करता है। ठीक है। तमिलनाडु और केरला, कहा? तमिलनाडु और केरला यहां पर वर्षा करता है जब ये लौट रहा होता है तब। तो कई बार पूछा जाता है कि सर्दियों में वर्षा भारत में कहां कहां होती है? सर्दियों में वर्षा भारत में 2 जगह होती है। एक तो ये लौटता हुआ मानसून करता है अक्टूबर नवंबर में, और एक पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी जो भारत है यहाँ पर, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सर्दियों में वर्षा होती है। लेकिन इसका जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। इसका जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। मतलब यहाँ पर जो हवाएं हैं ये भूमध्य सागर से उठती हैं और भारत की ओर आती हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। तो सर्दियों में 2 जगह वर्षा होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कारण दोनों के अलग अलग है, कारण जो है वो दोनों के अलग अलग हैं, ये याद रखें। आगे, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इन विच ईयर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास। ये जो है ये पास कब किया गया है? ये पास किया गया है 1976 में। 1976 में ये पास किया गया है। इसके अलावा एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो जो अधिनियम है ये पास किया गया है, या इस संशोधन को करने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? इसको, जो इस संशोधन को करने के लिए सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने। इसी के चलते फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए 1976 में है।
और इसमें इतने व्यापक जो संशोधन हुए हैं कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है लिख गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? कानूनों की स्वीकृति, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, संधियों की पुष्टि, विचार विमर्श और चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी? जब सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको संसद के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए विपक्ष के पास सबसे शक्तिशाली हथियार इनमें से कौन सा है? वो हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। ये याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के गिरने के खतरा रहता है। सरकार को अपना विश्वास जो है दिखाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि नहीं, जो संसद के मेजोरिटी है वो हमें विश्वास करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक, ये थी आपकी आज की क्लास। याद रखिएगा, एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके पास है बॉर्डर बैच, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुनीत सर आपको मैथ, निखिल सर रीजनिंग, अश्विनी सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और विकास सर जो है वो आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाने वाले। ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ? आप इसे जो है मिशन सिलेक्शन से डाउनलोड कर, मतलब मिशन सिलेक्शन एक ऐप है जहां आपको ये बैच मिलेगा। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूर डाउनलोड करिए। साथ में मिशन सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल है, उसे भी जो है आपको डाउनलोड कर लेना, आज सॉरी उसे ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।